चलिए जी, आज जो हम एसएलओ कवर करने जा रहे हैं काफी लेंथी है। इसमें अगर आप देखो तो वह हमें कह रहा है कि पहले तो आप डिफाइन करें, ठीक है। किस चीज को डिफाइन करना है? बायो की सब फील्ड्स को, ठीक है, और साथ में एग्जांपल्स भी देनी है। नूर, मैं आता हूं आपकी तरफ। अब ब्रांचेस अगर हम देखें तो मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ठीक है। मैं एक एक का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि हमने अभी ये सारी कवर करनी है। देखेंगे हम इसको कि हमारी डिमांड क्या है एसएलओ की, डिफाइन करो, एग्जाम्पल दो। तो हम डिफाइन करते हुए और एग्जाम्पल देते हुए अंडरस्टैंड करेंगे हर एक ब्रांच को। हाँ जी नूर, क्या पूछना चाह रही हैं आप? अमान ने लिखा है कि वर्कशीट कहां मिलेगी? बच्चों, आप लोगों को हम ही कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। जिस तरह आपको लेक्चर का लिंक मिल जाता है, इसी तरह आपको ये स्लाइड और ये वर्कशीट दी जाएगी। तीन चीजें होंगी। थर्ड, आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक होगा। मकसद क्या है हमारा? आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। देखो, एसएलओ बेस्ड एग्जाम का मतलब यह होता है कि किसी बुक से अब क्वेश्चन पेपर नहीं आएंगे जो बुक की एक्सरसाइज में दिए होते हैं। एग्जामिनर आएगा, उसके पास ये एसएलओ होगा, वो इस एसएलओ को देखेगा और इसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे चेस अकेडमी में ये काम कर रहे हैं कि आपको एसएलओ बेस्ड वर्कशीट देते हैं, लेक्चर भी दे रहे हैं, वर्कशीट भी दे रहे हैं और साथ ही क्वेश्चन बैंक भी देते हैं। इतने क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं कि आप जो है इस एसएलओ से रिलेटेड हर कंसेप्ट को क्लियर कर सको, ताकि एग्जाम में वो जो भी क्वेश्चन दे आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हो, ठीक है। नूर ने कुछ कहना है जी, नूर का हैंड रेज है। हाँ जी नूर। वालेकुम सलाम। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्यूआर कोड स्कैन करने से जो वीडियोस आती है वर्कशीट और ये क्वेश्चन बैंक में नहीं आते। वो अभी साथ साथ ऐड करेंगे ना, जैसे जैसे आपकी ये वीडियोस अपलोड होती जाएंगी, इनके साथ वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक भी होंगे, ठीक है। मैं आज कह भी देता हूं मैनेजमेंट से कि वो साथ साथ आप लोगों को ये एड्रेस कर लें। चलिए जी, नॉलेज जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है इस एसएलओ से वो है सब फील्ड्स ऑफ बायो, ठीक है। यहां पे हमने वही जो एसएलओ के अंदर फील्ड्स कही गई हैं वो एक स्केच की फॉर्म में ड्रॉ की हैं, जस्ट टू बेटर द प्रेजेंटेशन। चलिए जी, फर्स्ट आपके पास जो फील्ड है वो साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ सेल्स को, ठीक है। जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें मालूम है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल होता है। जब हम सेल को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम देखना चाहते हैं सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है, उसकी एक अपनी कंपोजिशन है। वहां अंदर की तरफ आओ तो आपके पास एक लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और उसके अंदर आप देखोगे डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ये साइटोलॉजी के अंदर आएगा। साथ ही साथ अगर मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा है तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इन स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, ठीक है। डेफिनेटली सेल के अंदर हर पार्ट जो है वो अपना अपना फंक्शन करेगा तो ही मिलकर सेल का फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक हो गया। साथ ही हम देखेंगे कि सेल की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। सेल बन गया है, स्ट्रक्चर कैसा है, काम क्या कर रहा है, लेकिन पहले हमें यह भी तो समझना है कि वो बना कैसे है, इसके अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होती हैं। इसमें आपके पास सेल डिवीजन भी हो रही है, डिवीजन के बाद नया सेल बना है, ये ग्रो भी कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं और वो साइंटिस्ट जिसने साइटोलॉजी में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है इसे हम साइटोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लेट्स से कि आपके पास एक सेल है और आप उसकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। डेफिनेटली आप इसलिए पढ़ना चाह रहे हो ताकि आपको पता लगे कि इस सेल मेम्ब्रेन से कौन सी चीजें गुजर जाएंगी इजीली और किन चीजों को सेल मेम्ब्रेन नहीं गुजरने देगी, ठीक है। हमें मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल होती है, कुछ चीजों को गुजरने देती है और कुछ को नहीं गुजरने देती। अब सेल मेम्ब्रेन का ये जो फंक्शन है ये आपको तभी समझ आएगा जब आपको इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, हर एक डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसी हैं जो ज्यादा एग्जाम में आती हैं। इन्हीं में से एक एम्ब्रियोलॉजी है। आपने एम्ब्रियो की डेफिनेशन को, एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन को विद एग्जांपल ज्यादा अच्छे से याद रखना है। ये क्या है? स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
जो एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है, इसे हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब जो डेवलपमेंट हो रही है वो कहां से हो रही है? एम्ब्रियो स्टेज से वो स्टार्ट हो रही है। तब तक वो डेवलपमेंट रहती है जब तक एक कंप्लीट इंडिविजुअल, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता। तो एक एम्ब्रियो से लेकर पूरे इंसान के बनने तक, पूरे जानदार के बनने तक की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जो चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये कि एम्ब्रियो लफ्ज पहले कहीं सुना है? क्या समझ आता है? किसी को आइडिया हो कि एम्ब्रियो क्या होता है? कल हमने एक वर्ड यूज किया था जाइगोट, याद है? एम्ब्रियो क्या है? अक्सर हम देखते हैं जहां जाइगोट का जिक्र हो रहा है वहीं पे साथ एम्ब्रियो का भी जिक्र हो रहा है। व्हाट इज एम्ब्रियो? हाँ जी नूर। सर एम्ब्रियो एक बीज की शक्ल में होता है। किसकी शक्ल में? एक बीज की शक्ल में। अच्छा, वो आप प्लांट की तरफ चली गई हो। मैं अगर ह्यूमंस की बात करूं, फिर प्लांट के केस में आप कह सकती हो बीज की शक्ल में नहीं होता, बीज के अंदर होता है। लेकिन ये चीज बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट में भी होती है, हमारी ह्यूमंस की डेवलपमेंट में भी होती है। फिर इसे क्या कहेंगे? क्या चीज है ये? एनी आइडिया? हाँ जी जोहा। सर एम्ब्रियो जो होता है ये एक मतलब अनबॉर्न बेबी होता है, मतलब ये इसके हार्ट और इसके और जो सारे स्ट्रक्चर ऑर्गन्स होते हैं वो बन के होते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे चली गई हो, लेकिन मुझे खुशी है कि एटलीस्ट आप जानती हो कि आपने बताया है कि ये डेवलपमेंट स्टेज में ही एक पोर्शन है, एक स्टेज है। आप थोड़ा आगे चली गई हो। जो आपने बताया है ना, इसे एम्ब्रियो नहीं कहते, इसे फीटस कहते हैं। ये याद रखना है कि जब ऑर्गन बन चुके हैं, डेवलपमेंट होना शुरू होगी ऑर्गन्स की और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू हो गए, तो ये आपके पास फंक्शन तो है नहीं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन तक ही हम रहते हैं ज्यादा, तो ये आपके पास फीटस स्टेज आती है। इससे पहले पहले असल में एम्ब्रियो होती है। अनीक कह रहे हैं एम्ब्रियो बिगिंस एज अ सिंगल सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड जाइगोट। अनीक, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने एक ही लाइन में कंट्राडिक्शन कह दी है। आपने कहा एम्ब्रियो जो है वो तब बनता है जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज करते हैं और वो एक सिंगल सेल होता है, लेकिन आपने साथ ही वहां एंड पे जाइगोट का लफ्ज भी लिख लिया है। तो अनीक मुझे जरा समझाएंगे जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या फर्क है, या दोनों एक ही चीज है, एक की दो नाम है? आप माइक यूज कर सकते हो अनीक। हाँ जी, कोई और? एम्ब्रियो और जाइगोट में देखो, जाइगोट तो कल हमने देख लिया था, एम्ब्रियो के बारे में मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं। चलो, जाइगोट तो देखो, जो अनीक ने एंड पे बात की कि स्पर्म और एग जब ये मिलते हैं तो मिलके एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। स्पीकर खराब है, कोई मसला नहीं, चाहे टाइप कर दो, दो चार कोड वर्ड्स लिख दो ताकि मुझे आइडिया हो कि आप पिक कर रहे हो मेरी बात को। अब वो जो एक सिंगल सेल है ना जाइगोट, अब ये हमेशा सिंगल सेल तो नहीं रहेगा, इसमें अब सेल डिवीजन होगी, सेल डिवाइड करेगा, और जब सेल डिवाइड करेगा इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब नए सेल्स बन रहे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वही नए सेल्स जो है आपकी बॉडी के ऑर्गन्स बनाएंगे जब आप फीटस स्टेज में डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जब वो ऑर्गन्स अभी नहीं बने, शुरू में जाइगोट है सिंगल सेल और ये डिवाइड करना शुरू हुआ है, और डिवाइड करके ये आहिस्ता आहिस्ता कई तरह के सेल्स बना रहा है। देखो शुरू में एक सेल है, लेकिन अब हमारे अंदर देखो जब हम बन जाते हैं हमें कई तरह के सेल्स होते हैं। हर ऑर्गन के पास एक अपना अलग सेल होगा, बल्कि उसमें कई सेल्स होंगे, हर टिश्यू के पास अपना एक सेल होगा। तो ये जो डिफरेंट तरह के सेल्स बन रहे हैं ये आपके पास सारे जाइगोट से बन रहे हैं, जो कि एक सेल था। अब जब ये जाइगोट डिवाइड होना शुरू हुआ है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, तो ये जो शुरू का स्ट्रक्चर है ना जिसमें मल्टीपल सेल्स बन चुके हैं, इस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो जो है ये ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट के दौरान एक स्टेज का नाम है। बाद में जब यहां पे ऑर्गन्स बन जाते हैं तो हम उसे फीटस स्टेज का नाम देना शुरू कर देते हैं। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा, और यही हमें जानना है स्टेज पे, ठीक है। और जो साइंटिस्ट डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू, उन्हें हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या करेंगे हम डेवलपमेंट को स्टेजेस में डिवाइड करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टेज बाय स्टेज समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, कहते हैं हार्ट की डेवलपमेंट।
अब बॉडी तो पूरी डेवलप हो रही है फीटस के अंदर, लेकिन आप लेट से किसी एक स्ट्रक्चर को, एक ऑर्गन को लेके उस पर फोकस कर देते हो। तो अब अगर आप उस एक स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को देख रहे हो कि ये किस तरह से बनना शुरू हुआ, किस तरह इसमें डिफरेंट सेल्स बने हैं, किस तरह वो सेल्स अरेंज हुए और ये ऑर्गन का स्ट्रक्चर बना है, तो ये आपके पास एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। हार्ट की एग्जांपल मैंने आगे भी दी है ताकि हम लिंक बना सकें। अब आगे चूंकि हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़नी है, तो मैं चाहता हूं आप अभी से हार्ट का स्ट्रक्चर देखो। आपको मैं एक एनिमेशन से हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाता हूं, फिर हम आगे जाके दोबारा देखेंगे, लेकिन अभी हम उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। ये देखो, ये आपके पास ह्यूमन हार्ट है। सबसे पहले अगर हम आए तो देखो इसकी पोजीशन कहां पे है। देख रहे हो, आपकी चेस्ट कैविटी में हार्ट पड़ा हुआ है। ये देखो इसके आसपास क्या है, इसके बाहर आपके पास लंग्स पड़े हुए हैं। देख रहे हो साइड्स पे, नीचे की तरफ आपके पास डायाफ्राम है और उससे भी नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम है। आगे अगर आप देखो, अगर हम सिर्फ हार्ट पे फोकस कर रहे हैं, हम एनाटॉमी पे नहीं जाएंगे, ठीक है, ये भी हमारा मौजू नहीं है, लेकिन हमने पढ़ना है, जहां पे भी आगे आएगा जिस ग्रेड में भी हम इसको पढ़ेंगे, होप सो ग्रेड 10 में हमारे पास ये टॉपिक है, तो वहां हम डिटेल भी पढ़ेंगे। जरा इसको गौर करो, ये देखो हार्ट किस तरह का आपको नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर्स भी आइडेंटिफाई करते जाओ। चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इस पे खुद ही क्वेश्चन नहीं कर रहा कि ये क्या स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं कि आप इसका ओवरव्यू लो। अब ये जो हार्ट है, इसमें आपके पास जो सेल्स हैं वो एक खास तरह से अरेंज हुए हैं, तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर बना है जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको डायसेक्ट करके देखते हैं तो हमें हार्ट अंदर से इस तरह का नजर आता है। 4 चैम्बर्स हैं। अब ये स्ट्रक्चर आपको सिर्फ हार्ट में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? ये आपके पास एम्ब्रियोलॉजी है कि आप देख रहे हो कि आपके पास हार्ट की जो डेवलपमेंट हुई है ये किस तरह से हुई है, क्या चीज है जो हार्ट को इस तरह का स्ट्रक्चर दे रही है, जो इसको बाकी ऑर्गन से डिफरेंट कर रही है। ये तमाम चीजें जो है ये आपकी एम्ब्रियोलॉजी में आ जाती हैं। वापस आते हैं स्लाइड्स पे। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग। मैंने 2 लफ्ज लिखे हैं जेनेटिक्स को डिफाइन करते वक्त। मैंने कहा है इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। अब जीन्स एक ऐसा लफ्ज है जो आप अपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ के आए हो, तो मुझे बताए व्हाट इज जीन। क्या पढ़ा है आपने 8th के अंदर, 7 के अंदर? जीन्स का लफ्ज सुनते हो तो क्या याद आता है? हाँ जी नूर, अमान, आप भी बोल सकते हो। मैंने ये दोनों टर्मिनोलॉजीज पूछनी है, मैं इसलिए चाह रहा हूं कि आप लोग पार्टिसिपेट करो। जीन्स क्या है, हेरिडिटी क्या है? हाँ जी जोहा, जोहा को कुछ समझ आया हो? सर आई थिंक जीन्स जो होती हैं इट इज द बेसिक फिजिकल फंक्शन एंड जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। अच्छा, आपने 2 लफ्ज बोले कि बेसिक फिजिकल फंक्शन, ऐसे ही है? यस सर। फंक्शन की जगह यूनिट कर लो। बेसिक यूनिट किसका? अब ये हमने देखना है। जैसे हमने कहा ना कि एक ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो यूनिट है वो सेल है, सेल से मिलकर बना है। इसी तरह जीन भी किसी चीज का यूनिट है, वो बताओ ना असल। हाँ, आगे आपने कहा कि जीन डीएनए का बना है, ऐसे ही है? यस सर। तो इसका मतलब है जीन डीएनए का बना है, तो जीन यूनिट किसका है? हेरिडिटी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो हेरिडिटी क्या होती है ये बताओ। हेरिडिटी सर क्या होती है सर? हमने इस पे नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा हुआ, समझा भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। No, आपने जो आइडिया दिया है इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है, ये 100% करेक्ट नहीं है। नूर, अमान, कोई और बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे? चीन का लफ्ज तो हमने पढ़ा हुआ है लोअर ग्रेड्स के अंदर। अब मैं आपको जीन और हेरिडिटी के बारे में बताता हूं। बहुत ध्यान से आपने इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। हम बेसिक्स पे रहेंगे
लेकिन बेसिक इसलिए जरूरी है ताकि ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रहे। बच्चों आपके पास सेल में एक ऑर्गेनल है जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। इस जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये डीएनए है असल में, जो आपके न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है जो सेल के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। अब डीएनए जो है जब सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है तो डीएनए का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर भी है। डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अब ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है इसका जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, यूनिट है हेरिडिटी के अंदर, इसे आप कह रहे हो जीन। ठीक है, आप लोगों ने लोअर ग्रेड्स में कुछ इस तरह से सुना होगा कि जीन क्या है? इट इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मैंने आप लोगों को थोड़ा बेहतर बता दिया कि जीन असल में एक बड़ा मॉलिक्यूल है, डीएनए उसका एक हिस्सा है। अब जोहा ने क्या कहा था, वो ऑपोजिट कर गई थी। उसने कहा था जीन जो है वो डीएनए का बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। डीएनए एक मॉलिक्यूल है बड़ा, उसका जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है उसे आप जीन बोल रहे हो। अब यूनिट ऑफ हेरिडिटी से क्या मुराद है, हमें यह भी समझना है। जीन आपके पास डीएनए का वो छोटा सा स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जो सेल के अंदर कुछ बना रहा है। मैंने प्रोडक्ट कह दिया। ठीक है, डीएनए का वो यूनिट जो सेल के अंदर सेल को कुछ बना के दे रहा है। डीएनए के उतने हिस्से को हम कहते हैं ये उसका जीन है। ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या होता है? ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि प्रोटीन होती है, कि डीएनए से हम सेल के लिए प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। अब प्रोटीन बनाते वक्त जो सेल का डीएनए है उसमें जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो उस प्रोटीन को बनाने में यूज हो रहा है, यह है जीन। ठीक है, अब हेरिडिटी क्या है? आई होप आपको यह चीज क्लियर है। जिसको यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं वो फौरन से मुझसे पूछ ले। अब आपके पास ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, डीएनए और उसकी जीन्स, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बन रही होती है तो असल में ये जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी खसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें अपने वालिदैन से विरासत में मिली हैं। ठीक है, वो जो खसूसियात हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से विरासत में मिली है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुई है, इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस। उर्दू में हम इसे कहते हैं विरासत। हम लोगों ने वो जायदाद के बारे में ये लफ्ज सुना होता है, विरासत जो है वो जायदाद से रिलेटेड है। विरासत आपके पास उन खसूसियात के ट्रांसफर को भी कहते हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली होती है। ठीक है, अब वो जो खसूसियात आपको अपने पेरेंट्स से मिल रही है ना, वो इसलिए मिल रही है कि आपके पेरेंट्स ने हम तक अपना डीएनए, उसकी जीन्स ट्रांसफर की हैं, जिसकी वजह से वो जीन्स हम में बिल्कुल वैसा प्रोडक्ट बना रही हैं जो हमारे पेरेंट्स में भी बना रही थी। ये बात समझ आ रही है कि इनहेरिटेंस के दौरान क्या हो रहा है कि हमारे पेरेंट्स से कुछ खसूसियात हम तक ट्रांसफर हो रही है, लेकिन किस शक्ल में? जीन्स की शक्ल में, डीएनए की शक्ल में। तो अगर मैं इनको स्टडी करूं कि ये जो खसूसियात आई हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और उन खसूसियात के पीछे जो जीन्स इन्वॉल्व है, डीएनए इन्वॉल्व है, तो इस सारी स्टडी को मैं कहूंगा जेनेटिक्स। अंडरस्टैंड? कोई क्वेश्चन यहां तक? और वो साइंटिस्ट जो ये स्टडी कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे जेनेटिसिस्ट। ऐसे ही है। तो मैंने इसमें क्या पढ़ा? इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटीज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुई हैं। ये जो क्वालिटीज हैं ये मेरी खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिल रही हैं। बायो में हम इनके लिए टर्म यूज करते हैं ट्रेड्स।
तो आपको ये टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए, क्योंकि आपने हायर ग्रेड्स में ये पढ़ना है कि ट्रेड्स असल में वो खसूसियात होती हैं जो हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मिल रही होती हैं। जैसे किसी भी इंडिविजुअल की हाइट क्या है, ये उसका ट्रेट है, उसका वेट क्या है, ये उसका ट्रेट है, स्किन कलर, आई कलर, ये सब क्या है, ट्रेट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स दैट डिटरमिन अ चाइल्ड्स आई कलर, वो जो एक बच्चे की आंखें हैं और उनका जो कलर है वो किसी ना किसी जीन की वजह से है, और वो जीन उसे अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर हुई है। अगर आप ये देख रहे हो कि इस बच्चे की आंखों का कलर किस जीन की वजह से है और वो किस तरह पेरेंट से इस बच्चे तक ट्रांसफर हुई है, तो आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, आज के लेक्चर को यही हम एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।